गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज हम बात करेंगे ऋण पत्रधारी और अंशधारी में डिफरेंसेस के बारे में। तो अंशधारी, देखिए वैसे तो ये नॉर्मल सी बातें हैं, और ऋण पत्रधारी, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में क्या क्या अंतर होते हैं, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है, क्या इसमें वही तरीका रहेगा, क्रम संख्या, अंतर का आधार, अंशधारी और ऋण पत्रधारी। ठीक है, तो पहला पॉइंट रहेगा इसमें क्या रहेगा, स्थिति। पहला पॉइंट स्थिति। तो अंशधारी कंपनी का सदस्य एवं आंशिक स्वामी भी होता है। कंपनी का सदस्य एवं आंशिक स्वामी भी होता है। और ऋण पत्रधारी कंपनी का क्या होता है, ऋणदाता होता है। ठीक है, ऋण पत्रधारी कंपनी का ऋणदाता होता है। दूसरा पॉइंट, प्राप्त धन। अंशधारियों से प्राप्त धन कंपनी की क्या होती है, पूंजी होती है। ठीक है, ये कौन सी पूंजी होती है, इश्यूड शेयर कैपिटल होती है। और ऋण पत्रधारियों से प्राप्त पूंजी कंपनी की ऋण पूंजी होती है, लोन अमाउंट जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद धन को लौटाना, धन को लौटाना। अंशधारियों से प्राप्त धनराशि कंपनी की स्थायी पूंजी होती है, जिसे कंपनी के जीवन काल में नहीं लौटाया जाता, जीवन काल में नहीं लौटाया जाता। और ऋण पत्रधारियों से प्राप्त कंपनी की पूंजी ऋण पूंजी होती है, जिसका भुगतान कंपनी को एक निश्चित अवधि के बाद करना ही पड़ता है। निश्चित अवधि के बाद पूरा उनका भुगतान करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, आय। अंशों से प्राप्त आय या प्राप्त होने वाली आय कंपनी के लाभों पर निर्भर करती है। यह आय कंपनी के लाभों पर निर्भर करती है। कंपनी को अगर लाभ होगा तो अंशधारी को भी लाभ होगा। और कंपनी को लाभ हो या ना हो, ऋण पत्रधारी को निश्चित दर से क्या दिया जाता है, ब्याज का भुगतान देना ही पड़ता है। और उनकी आय, ऋण पत्रधारी की आय निश्चित होती है। उसके बाद चौथा, पांचवा पॉइंट आता है मतदान। अंशधारी कंपनी की सभा में, अंशधारी कंपनी की सभा में अंशधारी को मतदान करने का अधिकार होता है। मतदान का अधिकार होता है कंपनी की सभा में। और ऋण पत्रधारी को यह अधिकार नहीं होता, क्योंकि यह ऋणदाता है, इसके पास ये राइट्स नहीं होते। प्रतिभूति, जिसे हम बोलते हैं एज ए सिक्योरिटी, तो अंशधारी की पूंजी के लिए कोई भी प्रतिभूति नहीं होती, कोई प्रतिभूति नहीं होती। ये तो आपको पता ही है कि अंशधारियों को पैसा कब मिलता है, पहले ऋण पत्रधारियों को पैसा चुकाया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्सधारियों को, और उसके बाद अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट बचता है तो अंशधारियों को पैसा दिया जाता है, अदरवाइज अंशधारियों को पैसा नहीं दिया जाता। ये स्थिति कब होती है, कंपनी का जब समापन होता है। तो इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ऋण पत्रधारियों की क्या होती है, ऋण पत्रधारियों को प्राय कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है। संपत्तियों पर चल प्रभार, संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त होता है, यानी कि इन्हें अगर पैसा नहीं मिल रहा तो कंपनी की एसेट्स देकर इन्हें पैसा चुकाया जाता है। उसके बाद सातवां पॉइंट, समापन पर स्थिति। समापन पर स्थिति इनकी क्या होती है, अंशधारियों की, कंपनी के समापन पर अंशधारियों को धनराशि तब तक नहीं चुकाई जाती जब तक कि सभी
ऋणदाताओं को उनकी राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। पहले ऋणदाताओं को भुगतान करने के बाद इनका नंबर आता है, और ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों की अपेक्षा पहले राशि प्राप्त होती है। अंशधारियों की अपेक्षा पहले राशि प्राप्त होती है इन्हें। तो ये तो थे अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर। अब इसी में ही एक बात और आ रही है कि अंशों का हस्तांतरण भी होता है और हस्तांकन भी होता है। तो हस्तांतरण किस तरीके से होता है और हस्तांकन किस तरीके से, यानी कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। देखिए ट्रांसफर तो आपको बात समझ आती है कि अंशों का किस तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अगर अंशों का हस्तांतरण करना पड़ जाए तो वो किस तरीके से होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। अंशों का हस्तांतरण और हस्तांकन यानी कि ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा था, ये भी वही डिफरेंसेस के हम इसमें समझेंगे। तो पहला पॉइंट आता है पक्षकारों की इच्छा। पक्षकारों की इच्छा, तो अंशों का हस्तांतरण किसकी इच्छा पर निर्भर करता है? अंशों का हस्तांतरण पक्षकारों की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि अंशधारी अपनी इच्छा से इनका हस्तांतरण कर सकते हैं, और हस्तांकन की स्थिति में केवल कानून के लागू होने के कारण, कानून के लागू होने की स्थिति में ही इनका हस्तांकन किया जा सकता है। परिस्थितियां, दूसरा पॉइंट आता है परिस्थितियां। तो हस्तांतरण किस परिस्थितियों में होता है? अंशों का हस्तांतरण अंतर नियमों की व्यवस्थाओं के अनुरूप किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। अंतर नियमों की व्यवस्था के अनुरूप, यानी कि किसी भी समय इनका हस्तांतरण किया जा सकता है। और जबकि अंशों का हस्तांतरण केवल किस स्थिति में होता है? सदस्य की मृत्यु या पागलपन की दशा में ही इनका हस्तांतरण हो सकता है। उसके बाद अनुबंध, तीसरा पॉइंट, अनुबंध हस्तांतरण में क्या होगा? अंशों का हस्तांतरणकर्ता तथा हस्तांतरण नीति के बीच किसी अनुबंध के तहत होता है। हस्तांतरण कर्ता और हस्तांतरण रीति, यानी कि जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बीच अनुबंध की तरह होता है। और हस्तांकन में अंशों का हस्तांतरण किसी अनुबंध के अंतर्गत नहीं होता, किसी अनुबंध के अंतर्गत नहीं होता। उसके बाद प्रतिफल, चौथा पॉइंट, हस्तांतरण में क्या होता है? अंशों के हस्तांतरण में किसी न किसी रूप से प्रतिफल विद्यमान होता है। प्रतिफल विद्यमान होता है इसमें। देखिए आज आपके पास शेयर्स है, ठीक है, आप उन्हें आगे सेल आउट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने 10 रुपए लिया था, मान लीजिए कोई शेयर्स, आज उसका वैल्यू 15 रुपए है, तो आप उसे 15 के हिसाब से सेल करेंगे ना, या 14 के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको पैसे की आवश्यकता भी है तो 1-2 रुपए कम, ठीक है, लेकिन आपको भी प्रतिफल हो रहा है, और जिसको आप 1 या 2 रुपए कम दे रहे हैं उसे भी प्रतिफल मिल रहा है। उसे क्या दिख रहा है कि आज प्रेजेंट में उसके रेट 15 रुपए या 17 रुपए हो रहे हैं, तो मुझे 2-3 रुपए तो बेनिफिट अभी मिल रहा है, और इन फ्यूचर जब इसके रेट और अप होंगे तब और बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोनों को प्रतिफल होता है, किसी को ज्यादा होता है और किसी को कम। तो प्रतिफल होना अति आवश्यक है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ये बात की बात रहती है। तो हस्तांतरण में प्रतिफल विद्यमान रहता है, और इसमें प्रतिफल के बिना ही, ये बिना प्रतिफल के ही हस्तांतरण
कर लिया जाता है। तो आज हम इसके इतने पॉइंट करेंगे, इसके और पॉइंट भी हैं, तो कल हम इसके बाकी के पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।